नमस्कार। महाराष्ट्र में जिन अजीत पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के आरोपी बताते थे, अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन महाराष्ट्र में भी ऐसी चल रही है कि भैया उन्हीं अजीत पवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में डेप्यूटी सीएम बना लिया गया है। आप सोचिए कि ऐसी वॉशिंग मशीन चल रही है जिसमें कोई भी दाग दिखाई नहीं देते, और वो कौन सा डिटर्जेंट है जिससे सारे भ्रष्टाचारी, सारे आरोपी बिल्कुल साफ हो जाते हैं, उसके बारे में एकदम सलीके से, एकदम डिटेल में बात करने के लिए आज हमने भरत जी को अपने साथ बिठाया हुआ है। भरत जी आज इसका विस्तार करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिर वो कौन सा डिटर्जेंट है जो सारे भ्रष्टाचारियों को धो धो करके बिल्कुल साफ कर देता है, और वो डिटर्जेंट सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही पाया जा सकता है। भरत जी, कौन सा डिटर्जेंट है वो जिसने अजीत पवार जी के सारे भ्रष्टाचार के आरोप धुल दिए, सारे घोटालेबाजी के आरोप धुल दिए? प्रज्ञा जी, उस डिटर्जेंट का नाम है सत्ता डिटर्जेंट। उस डिटर्जेंट का नाम है भारतीय जनता पार्टी सत्ता छापो कुर्सी छेपो कुर्सी रोको डिटर्जेंट। आप देखिए कि महाराष्ट्र में जब सरकार बन रही थी तो उस समय भी छोटे भाई बड़े भाई वाली यही पॉलिटिक्स चल रही थी कि शिवसेना कह रही थी हम छोटे भाई नहीं बनेंगे, बीजेपी कह रही थी कि हम छोटे भाई नहीं रहेंगे, सीटें ज्यादा हमारी हैं तो हम बड़े भाई बनेंगे। वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ चलता हमारा है तो हम बड़े भाई रहेंगे। तो वो छोटे भाई बड़े भाई की लड़ाई इतनी आगे बढ़ी कि शिवसेना महाविकास आघाड़ी की तरफ आ गई, और वो जो नाटक नौटंकी हुई, किस तरह की सरकार बनी और किस तरीके से सरकार गिरी, वो आपने देखा। एक नाथ शिंदे का पूरा प्रकरण आपने देखा कि कैसे शिवसेना टूटी। उसी तरीके से अब महाराष्ट्र में एनसीपी भी टूट चुकी है। अब आप देखिए कि 40 विधायक शिवसेना के तोड़कर लाए थे एक नाथ शिंदे, और 40 विधायक तोड़कर ये भी लाए हैं अजीत पवार, जिनको महाभ्रष्टाचार के आरोपी बता रहे थे नरेंद्र मोदी परसों तक खड़े होके, और आज वो ऐसा जो आप निरमा बता रही हैं, ऐसा निरमा में धो दिए, ऐसा लक्ष्य लगा के धो दिए तो एकदम चट सफेद हो गए और उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार नहीं। अब एक भी भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं बोलेगा कि एनसीपी के अजीत पवार के ऊपर सिंचाई विभाग में, फलाने विभाग में कोई घोटाले का आरोप है। अब कोई नहीं बोलेगा। प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी चीज एक ये भी है कि भारत के प्रधानमंत्री जब ये बात कह रहे हैं कि फलाने भ्रष्टाचारी हैं, फलाने ऐसा है, हम गारंटी देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, और अगले ही दिन अगर उसी नेता को अपनी पार्टी, अपनी सरकार में मंत्री उनके लोगों को बनवा देते हैं, और जिस पर सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं उसको डिप्टी सीएम बना देते हैं, तो भारत में कोई भी ये पूछने को राजी नहीं है, कोई ये पूछना नहीं चाहता कि ऐसा आपने क्यों किया। भाई, कल तक भारत, पूरा देश आपकी बात मानता है, आपके कहने पर थाली बजाता है, आपके कहने पर ताली बजाता है, आपके कहने पर चलता है, हंसता है, उठता है, रोता है, धोता है, सब आपके कहने पर होता है। लेकिन फिर भी इस भारत में कोई भी नागरिक या कोई भी व्यक्ति ये पूछ नहीं सकता है, या नहीं पूछ सकता है, इसका उल्टा आप ले सकते हैं कि इन बातों को इतना सीरियस लेता ही नहीं है, क्योंकि यही बात निकलेगी कि राजनीति है, और राजनीति में तो सब जायज है, साम दाम दंड राजनीति में सब जायज नहीं होता प्रज्ञा जी, राजनीति में झूठ जायज नहीं होता। राजनीति में आपका प्रधान सेवक जो आप बात कह रहा है वो बातें गलत नहीं हो सकती, चलिए वो बातें अलग है। लेकिन हम महाराष्ट्र के ऊपर लौट कर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक पहले से हैं, और महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए प्रज्ञा जी 145 विधायकों की जरूरत होती है, यानी 105 बीजेपी के पास है, 40 शिंदे लेकर आए थे। जो आप पाउडर निरमा आप बता रही हैं, ये निरमा किसके ऊपर कास्टिक का काम करेगा, इसको समझने के लिए आप विधायक की काउंटिंग देखिए। आप पहले 105 बीजेपी, 40 लेकर आए थे शिंदे, 40 लेकर आए हुए हैं अजीत पवार, तो 145 विधायक चाहिए होते हैं कुल, और 20 है निर्दलीय और छोटे दल जो हैं उनके 20 विधायक हैं, ठीक। यानी कि 125 विधायक पहले से हैं, और चाहिए टोटल 145। तो शिंदे के पास भी है 45, अजीत पवार के पास भी है 45। तो अब ये देखिए कि निरमा जो है कास्टिक का काम करेगा एक नाथ शिंदे के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से पोस्टर वॉर जारी थे प्रज्ञा जी, कई महीनों से, जिनमें शिंदे की तरफ से जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से जो पोस्टर लगाए जा रहे थे, उन पोस्टरों में फडणवीस की फोटो गायब थी। कई जगह तो पोस्टरों में और नारों में ये मांग की जा रही थी कि दिल्ली में मोदी और महाराष्ट्र में शिंदे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को किसी भी हद तक स्वीकार नहीं हो सकती। एक तो जहर पीकर अपने आदमी को, जो व्यक्ति सीएम था देवेंद्र फडणवीस, उस व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया,
डिमोशन इस देश में किसी को पसंद नहीं होता प्रज्ञा जी। ये वही राजनीति है जिस राजनीति में अगर बैनर के ऊपर नेता का पोस्टर छोटा लग जाता है तो बवाल मच जाता है, अगर बैनर के ऊपर और ये फोटो वही राजनीति है तो भरत जी, आफत आ जाती यही है। देवेंद्र लेकिन फडणवीस है जो मंच से अजीत पवार जी के लिए कह रहे थे कि अजीत दादा विल बी चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, और ये चक्की पीसिंग की जगह पर हो गया है एक साथ बैठ करके एक सीट पर सिटिंग सिटिंग सिटिंग। जी प्रज्ञा जी, अब जब जब गुरु ही जब गुरु ही पहले कह रहे हैं प्रज्ञा जी कि हम माफ नहीं करेंगे, ये हमारी गारंटी है, कोई गारंटी देता है क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी जी गारंटी देते हैं कि भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे, और नाम भी लेते हैं एनसीपी का कि इन लोगों ने इतने करोड़ रुपए का घोटाला किया है। जब वो 4 दिन देश के प्रधानमंत्री होकर पलट सकते हैं, तो एक डिप्टी सीएम तो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है प्रज्ञा जी। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के भीतर अगर आप ये देखेंगी कि महाराष्ट्र का व्यक्ति, अब ऐसी सिचुएशन पैदा है कि महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर एनसीपी को वोट देगा तो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा, महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर शिवसेना को वोट देगा तो भी वो भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा, महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी में तो जा ही रहा है। इसके अलावा और भी बता दें, महाराष्ट्र का व्यक्ति अगर वहां की जो लोकल पार्टीज हैं, बीवीए 3 सीटें हैं उनकी, उनको वोट देता है तो भी भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। इंडिपेंडेंट 13 लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। फिर छोटे छोटे 2-3 दल और हैं, 4-4 एक-एक सीट वाले, उनको वोट देता है तो वे भारतीय जनता पार्टी के साथ वो वोट जाते हैं। तो महाराष्ट्र के लोगों को अब ये तय करना है विपक्ष में कौन बचा, बचा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। अगर कांग्रेस को वोट देते हैं महाराष्ट्र के लोग तो वो भारतीय जनता पार्टी में वोट नहीं जाएंगे, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कब कहां कौन टूट जाए फूट जाए, कौन किधर चला जाए, किसकी पार्टी टूट जाए। लेकिन अभी तक कांग्रेस ही ऐसी पार्टी महाराष्ट्र में प्रज्ञा जी बची हुई है जिसको वोट अगर जनता देती है तो वो वोट बीजेपी के पास नहीं जाएगा। सबसे बड़ा धर्म संकट ये है। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी अपने उस एजेंडे पर पूरी तरीके से कामयाब हो चुकी है, जो एजेंडा उसने सेट कर रखा है कि बड़े दल ही रहेंगे, हम रहेंगे या तो कांग्रेस रहेगी, छोटे दलों का कोई काम नहीं। जैसे बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के साथ करना चाहा और नीतीश कुमार निकलकर भाग खड़े हुए, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया। पहले आप देखिए शिंदे को साथ लाए, शिवसेना को कहीं का नहीं छोड़ा, उसके बाद अब एनसीपी को कहीं का नहीं छोड़ा है, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि शरद पवार बहुत दूरदर्शी व्यक्ति हैं, शरद पवार चाणक्य आदमी हैं, शरद पवार की बुद्धि का कोई कोई मेल नहीं है। लेकिन शरद पवार की भी पार्टी तो टूटी ना। बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार ने ही अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी में भेजा है अपने केस साफ करवाने के लिए, माफ करवाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप आ जाएंगे तो आपके केस माफ हो जाएंगे और जो ईडी आपके पीछे पड़ी हुई है वो ईडी से आपका पीछा छूट जाएगा। लेकिन प्रज्ञा जी, कोई भी नेता अपनी पार्टी को नहीं टूटने देता है। ईडी से मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि शरद पवार की पार्टी का जो 2 फाड़ हो गया है, अब 2024 में कैसे देख रहे हैं आप इसको? प्रज्ञा जी, 2024 में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जिस तरीके की राजनीति खेली है, जिस तरीके की राजनीति की है, जिस राजनीति के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी ये बात कहते थे ऑन रिकॉर्ड, ये बात कोड है प्रज्ञा जी कि अगर दलों को तोड़ फोड़ करके मुझे सरकार बनानी पड़े तो मैं ऐसी सरकारों को चिमटे से भी नहीं छूऊंगा। तो ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसका मेन हथियार ही अब तोड़ फोड़ की राजनीति करके सरकारें बनाना है। जीते कोई भी, वोट जनता किसी को भी दे। लेकिन ऐसे विश्वसनीयता पर भी तो सवाल उठता है। जैसे हमने शुरुआत में जो बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री पद एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है जिसके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री जिनकी लोग बातें मानते हैं, सुनते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, अगर वो कहेंगे ताली बजानी है तो लोग ताली बजाते हैं, थाली बजाने को कह देंगे तो लोग थाली बजाते हैं, तो क्या उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े होते हैं? या फिर क्या मुख्यमंत्री क्या देवेंद्र फडणवीस की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठते हैं कि कल तक आप जिनको चक्की पिसवा रहे थे आज आप उनके साथ सत्ता में बैठ रहे हो?
तो विश्वसनीयता का भी तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसका 2024 में जनता का कुछ नाराजगी दिखाई दे सकती है क्या? देखिए प्रज्ञा जी, आप उंगली पर गिन सकती हैं विश्वसनीयता तो। हाँ, इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा और कहने के 4 दिन बाद ही जिस तरीके की बातें हुई, अजीत पवार के बारे में कहा और उनको डिप्टी सीएम बना लिया, इसका फर्क जरूर पड़ेगा 2024 में। इसमें और उनकी खुद की विश्वसनीयता पर इसका फर्क जरूर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रज्ञा जी। क्योंकि जब बातें बहुत साल में होती हैं, कई सालों में होती हैं, तो भारतीय राजनीति का और भारतीय लोकतंत्र में लोगों का ये चरित्र रहा है कि वो भूल जाते हैं कि कोई नेता कब कहाँ था, किधर था, तब क्या कहा था, कब क्या कहा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिन पहले ही उसी व्यक्ति को कोट करते हुए, उसकी पार्टी को कोट करते हुए, उसके भ्रष्टाचार को कोट करते हुए ये गारंटी दी थी कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई है क्या? भारतीय जनता पार्टी में आ जाना ही कार्रवाई है क्या? ये सजा है क्या? कोई भ्रष्टाचार का आरोपी है? इससे पहले भी प्रज्ञा जी, अब अगर आप रिकॉर्ड पर नजर डालेंगी तो आप पाएंगी, उंगली पर गिन सकती हैं, शुभेंदु अधिकारी, ईडी इनके पीछे पड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में आए, ईडी कहाँ गई किसी को नहीं मालूम। हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी से इस समय, इनके पीछे ईडी पड़ी हुई थी, ईडी कहाँ गई मालूम नहीं है। शुभेंदु अधिकारी, आपने जैसे नाम सुना शुभेंदु, मुकुल राय, आप बंगाल में ही मुकुल राय को ले लीजिए, और नारायण राणे को उसी महाराष्ट्र में ले लीजिए प्रज्ञा जी। तो कितने ऐसे नेता हैं जिनके पीछे ईडी पड़ी रही। और अब अगर आप देखेंगी तो यही आरोप लगाया था दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने, जो इस समय ईडी के शिकंजे में हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी मुझे मुझे ऑफर दे रही है कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़कर चला जाऊं, बीजेपी में चला जाऊं, तो मेरे ऊपर ईडी नहीं लगेगी। लेकिन अब ईडी का केस उनके ऊपर है, वो जेल में बंद है। आज भी उनकी तारीख लगी हुई थी जिसमें उनको जमानत देने से इनकार किया जा चुका है। भरत जी, एक चीज ये भी है कि जिस तरीके से शरद पवार की पार्टी टूट गई, तेलंगाना में भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, जिसमें टीआरएस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब बीआरएस हो गई है, उसमें वहां भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी, लेकिन समय पर जो है पार्टी ने खुद को अलग कर लिया। तो इस तरह की राजनीति अब नेताओं को इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। ये एक नया पड़ाव है राजनीति का, तोड़ो राज करो, बांटो राज करो, सत्ता हासिल करो, तोड़ो सत्ता हासिल नहीं करो। प्रज्ञा जी, अब जनता को समझने की जरूरत है, ये कोई पड़ाव नहीं है प्रज्ञा जी, ये विश्वास का मामला है। अगर आप प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो उनकी बात का विश्वास है, विश्वास जनता करती है। अगर जनता ने किसी को वोट दिया है, इस लोकतंत्र में जनता ने किसी को जनादेश दिया है, तो उसके जनादेश को तोड़ना, फोड़ना, मरोड़ना, किसी की पार्टी तोड़ देना प्रज्ञा जी, ये कोई नया चलन की बात नहीं है। अब जनता को समझना पड़ेगा, जनता जवाब दे इस बात का कि हमने किसकी सरकार चुनी थी, किसके लिए चुनी थी और किसने तोड़फोड़ की। और यही डर इस समय प्रज्ञा जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है। बिल्कुल है, यही डर, बिल्कुल यही जैसे को जिसको कहते हैं जैसे को तैसा। तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी और सहमी हुई क्यों है? इसीलिए डरी सहमी हुई है क्योंकि जनता ने विपक्षी एकता के साथ कांग्रेस को परिवर्तन दिया के था। भी कई नारे लग रहे थे, और उसी विपक्षी एकता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा शरद पवार जी भी थे, उनका चेहरा भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अब शरद पवार जी की पार्टी का जब खुद ही दो फाड़ हो गया है, तो अब विपक्षी एकता का जो महाजुटान दिखाई दे रहा था कि 2024 में दिखाई देगा, इन सब का अब क्या होगा? क्या बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, कोई प्रभावी नहीं कर पाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रज्ञा जी। विपक्षी एकता का अगर एक पार्टी इधर से उधर हुई है, अगर एक पार्टी में बगावत हो गई है, भीतर उसके 40 विधायक इधर से उधर हो गए हैं, तो विपक्षी एकता इससे कहीं इधर से उधर नहीं होती। कांग्रेस पार्टी कहीं इधर लेकिन से उधर नहीं सेंधमारी तो होती। हो गई ना, सेंधमारी तो हो बाकी गई। के जी देखिए, ये गोदी मीडिया का वर्ड है, सेंधमारी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। अगर किसी को आप डंडे से मारेंगे ही, दबाएंगे ही, अगर किसी के पास साथ आप ईडी छोड़ ही देंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले रहेंगे और भ्रष्टाचारी बताएंगे, और दूसरी तरफ से अधिकारियों को लुलवाएंगे कि जाओ जाओ जाओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, केस दर्ज करो, केस दर्ज करो, तो कहाँ जाएगा आदमी? जान तो बचाएगा ना प्रज्ञा जी। और इसमें दूसरी जो चीज महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है, वो ये दिखाई दे रही है कि एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से अपने दम पर बार्गेन करने की कोशिश की थी, और कोशिश करने के बाद वो सीएम बने महाराष्ट्र के, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, तो देवेंद्र फडणवीस को ये जो विष का घूंट देवेंद्र फडणवीस गले में डालकर बैठे हुए हैं, शांत नहीं है वो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सीएम बनना चाहते हैं। कौन आदमी डिमोट होकर प्रज्ञा जी आता है बताइए? एक आदमी जो अभी तक महाराष्ट्र का सीएम था, उसको अब डिप्टी सीएम बना दिया गया है।
तो फिर और एकनाथ शिंदे का क्या प्रज्ञा जी, होगा जो एक बगावत सेकंड, करके आए थे? एक सेकंड बात उनकी पूरी करना बगावत चाहता का हूँ क्या? प्रज्ञा जी, हाँ, बात करना एकनाथ पूरी शिंदे। करना चाहता हूँ प्रज्ञा जी कि इस हाँ, समय जी। 288 सीटों वाली विधानसभा है महाराष्ट्र में और 145 पर बहुमत है। फिर कोट कर रहा हूँ, 145 पर बहुमत जी। है, लेकिन 40-40 विधायकों वाले दो दल भारतीय जनता पार्टी के पास अब आ चुके हैं। यानी एकनाथ शिंदे की मनमानी चलने वाली नहीं है प्रज्ञा जी। नहीं है, 40 बिल्कुल। सीटें अगर मेरा एकनाथ सवाल शिंदे भी के आपसे पास यही है था भरत जी। और वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्योंकि हुँ, एकनाथ शिंदे के ऊपर ऐसा कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है प्रज्ञा जी, जेल जाने की ऐसी कोई नौबत नहीं थी, ऊपर से कोई दबाव नहीं था। इस वजह से एकनाथ शिंदे ने ये सौदा, इस सौदे में एक बार्गेनिंग में एकनाथ शिंदे ऊपर रहे, लेकिन अजीत पवार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की बार्गेनिंग में ऊपर नहीं रहेंगे, क्योंकि अजीत पवार के ऊपर पहले से ही ईडी के केसेस हैं और जी। अजीत पवार कभी भी भारतीय जनता पार्टी को डोमिनेट करके ऊपर नहीं आ सकते। इसलिए अजीत पवार के साथ सरकार में रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद सौदा होगा, क्योंकि अजीत पवार कभी भी भारतीय जनता पार्टी को डोमिनेट नहीं करेंगे। अजीत पवार डिप्टी सीएम के पद से खुश रहेंगे और जब अजीत पवार देवेंद्र डिप्टी सीएम फडणवीस के और पद से अजित प्रज्ञा पवार। जी, अजीत पवार अगर अगर डिप्टी सीएम के पद से खुश रहेंगे तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो बिल्कुल। 40 विधायकों का तोहफा एकनाथ शिंदे ने दिया था शिवसेना को तोड़कर, अब वैसा ही नजराना लेकर कोई और अजित तोहफा पवार देने आए। आया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने वो तोहफा कबूल कर लिया है, तो तो फिर अब 40-40 एकनाथ वाले। शिंदे का क्या होगा? अब क्या लग रहा है कि एकनाथ शिंदे के रास्ते कितने मुश्किल हो जाएंगे? जी प्रज्ञा जी, सवाल दोहराए। मैं एकनाथ शिंदे के बारे में पूछ रही हूँ कि अब एकनाथ शिंदे का क्या होगा? इतना बड़ा बगावत करके आए, 40 विधायकों का तोहफा तो कहीं और से बीजेपी ने कबूल लिया, इनके तोहफे का क्या होगा? एकनाथ शिंदे के सामने प्रज्ञा जी दो विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे, हम्म। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया बनाए जाएंगे और दिल्ली में बिठाए जाएंगे, कोई मंत्रालय पकड़ाया जाएगा, हम्म। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एकनाथ शिंदे को शिंदे को अगर इस उसमें मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जाता तो आने वाले जो चुनाव हैं उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के आगे किसी तरीके की ऐसी बार्गेनिंग वाली स्थिति में खड़ी नहीं होना चाहती है जिसमें एकनाथ शिंदे सामने से बार्गेनिंग कर सके और सीएम पद की डिमांड फिर से कर सकें। तो ये दो चीजें हैं प्रज्ञा जी। और तीसरी चीज ये है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर हाल में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनना है बनना है। और इस प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि कुछ मान लीजिए 10 सीटें भी कम हो, या फिर मध्य प्रदेश में तगड़ा डेंट लगने की उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी को, आकलन में भारतीय जनता पार्टी खूब समझ चुकी है। तेलंगाना में तगड़ा डेंट भारतीय जनता पार्टी को लगेगा ही, कुछ एक सीटें हैं वहां पर। आंध्रा में कुछ एक सीटें हैं, तेलंगाना आंध्रा दो में से किसी राज्य में है भारतीय जनता पार्टी की सीटें दक्षिण में, ठीक है, तो वहां से भी डेंट लगेगा। दक्षिण से तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सफाया है ही। और जिस तरीके से पूर्वोत्तर जल रहा है प्रज्ञा जी, उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी, 2024 की बात कर रहे हैं तो आप बंगाल ले लीजिए, पूर्वोत्तर ले लीजिए, मोटा मोटा बिहार ले लीजिए, 3 ये जगह हो गई। और उसके बाद आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, मध्य प्रदेश के बाद आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, छत्तीसगढ़ के बाद हिमाचल ले लीजिए, हिमाचल के बाद आप पंजाब ले लीजिए, पंजाब के बाद हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर देखा जा रहा है, और दिल्ली ले लीजिए। तो ये मोटा लेकिन मोटी एट द एंड बीजेपी उंगली ने पर जो चाहा वो तो हासिल कर लिया। बीजेपी की नजर से देखेंगे तो मजबूत हो चुका है। क्यों? क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि महाराष्ट्र की जनता अब 2024 में वोट किसे देगी? शिवसेना को देगी, एनसीपी को देगी, इंडिपेंडेंस को देगी, या भारतीय जनता पार्टी को देगी, या छोटे छोटे जो दल हैं इनको देगी? अगर इतने लोगों को वोट देगी तो ये वोट तो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को ही। सिर्फ कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी बची है। 2024 के चुनाव के बाद तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के स्वभाव को, बीजेपी की कार्यप्रणाली को और बीजेपी जिस तरीके से काम करती है उसको देखते हुए तो ऐसा तो नहीं लगता कि 2024 के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह जाएंगे। और महाराष्ट्र में चुनाव भी होने, प्रज्ञा जी, बहुत दूर महाराष्ट्र के चुनाव भी नहीं रह गए। 2019 में ही महाराष्ट्र के चुनाव भी हुए थे, 2019 में मोदी जी भी चुने गए थे, तो मोदी जी के चुनाव के आसपास ही महाराष्ट्र में भी चुनाव है जी। तो महाराष्ट्र में जब अब की बार चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इंतजाम पूरी तरीके से कर दिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी
का ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन प्रज्ञा जी, ये लोकतंत्र है, ये भारतीय लोकतंत्र है, यहाँ नेता नहीं, यहाँ जनता तय करती है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जनता गद्दी पर बिठाती है, जनता जनादेश देती है। तो अब की बार महाराष्ट्र में किसको जनादेश मिलता है? क्या सहानुभूति की लेकिन लहर क्या भरत जी, सहानुभूति की भारतीय लहर राजनीतिक शिवसेना के साथ इतिहास में रहती आज है? से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहे हो मंच से खड़े होकर के, और उसी के 4 दिन के बाद उन्हीं लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर लें। इस तरह के भारतीय राजनीतिक इतिहास में आपने तो कई साल, 14 साल पत्रकारिता को दिए हैं, 14-15 अलग-अलग न्यूज़ चैनल को आप सर्व कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके पहले आपने कभी ऐसा कुछ देखा या ऐसा कुछ कभी सुना? नहीं, देखिए प्रज्ञा जी, आदर्शों वाली राजनीति हुआ करती थी एक समय। हुँ, आप अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण उठाकर लोग देख सकते हैं कि अभी कोट किया था इससे पहले कि तिनको से भी नहीं छूऊंगा, अगर तोड़-फोड़ करके मुझे सरकार बनानी हुँ, पड़े तो ऐसी सरकार को। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर रही थी उस समय, और उस समय संसद में अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भाषण दिया था कि अगर तोड़-फोड़ करके मुझे अपनी सरकार बचानी पड़े या बनानी पड़े तो मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। तो वो आदर्श वाला समय गया, और वही अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पाठ भी पढ़ाया था। बोले थे कि राजधर्म का पालन करना चाहिए। तो हुँ, राजधर्म वाली बातें तो अब चली गई प्रज्ञा जी, क्योंकि जिस शंकर सिंह वाघेला से अमित शाह जी ने राजनीति का खाका-गाघा पढ़ा है, उन्हीं हुँ, शंकर सिंह वाघेला ने गुजरात के भीतर पहली बार इतिहास में सर इसी तरीके से जो आज की जो राजनीति अब शुरू हुई है, विधायकों को होटलों में बंद करने की जो पद्धति है, उन्होंने शुरू हुँ, की थी उस समय, और उन्हीं शंकर सिंह वाघेला से वो मुख्यमंत्री गुजरात के थे उस समय। फिर उन्होंने कैसे सरकार गिराई और फिर उनकी सरकार कैसे गिरी, तो सारे लेसन, सारे चीज़ें वहाँ से सीखी गई हैं, और उन्हीं सीखी गई गुरु पूर्णिमा भी है, तो उन्हीं अपने गुरु से सीखी गई चीज़ों को भारत में लागू किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसमें भी अमित शाह की सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, उन्हीं का दिमाग है। कहा जाता है कि वो चाणक्य हैं और जो करते हैं, वो वही करते हैं, तोड़-फोड़ जहाँ सरकार बनने नहीं वाली होती है, वहाँ सरकार बनाते हैं। लेकिन प्रज्ञा जी, हर चीज़ का एक दौर होता है, उस शुचिता की उम्मीद आप कर रही हैं, जो शुचिता हुँ। एक ज़माने में हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले भाषण देते हैं और दूसरे दिन ही वही काम करते हैं, जिस काम के लिए वो ये कह रहे थे कि उसी काम के लिए हम सज़ा दिलाएँगे, ये मेरी हुँ, गारंटी है। गारंटी भी दी थी। हुँ, हाँ, गारंटी दी थी। जब गारंटी देके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वही काम कर रहे हैं, तो इससे देखिए, अब इससे एक अविश्वास, देखिए भारत की जनता ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को क्यों चुना है? विकास की हुँ, वजह से तो चुना नहीं है कि आएँगे तो सारी चीज़ें आ जाएँगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, भारत के लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ धार्मिक राजनीति की वजह से ही चुना है, हिंदू-मुसलमान की वजह से ही चुना है। तो जब पब्लिक उस एंगल से, उस चश्मे से देखती है अपने प्रधानमंत्री को, पार्टी को, तो वो बिल्कुल फिट पाती है। वो ये देखती है कि हाँ, चलो कोई बात नहीं, चूड़ी तो टाइट है उन लोगों की। तो पब्लिक ने अगर इस मोटिव के साथ चुना है, तब तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन इन चीज़ों में, कोई इन भाषण में और भाषण से मुकर जाने में कोई खोट नहीं तलाश पाएगी। लेकिन हुँ, अगर भारत का वो पढ़ा-लिखा वर्ग, वो पब्लिक, वो जनता, जो 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 ऐसा नहीं है कि सारी जनता ने ही नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अगर 40-42 प्रतिशत लोगों ने हुँ, वोट दिया है, तो आप मान लीजिए कि 60% के जो लोग हैं, प्रतिशत तक के लोग हैं, आधी से ज़्यादा जो जनता है, वो जनता ने वोट नहीं भी दिया है। तो वो ये जनता देख रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कायम नहीं रह सकते, अगर प्रधानमंत्री बात पर कायम नहीं रह सकते, अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारियों को हलवा खिला सकते हैं और मुँह पर ये कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, गारंटी देते हैं कार्रवाई की, और उसके बाद उनको सत्ता में ले लेते हैं, उनको, उनके लोगों को, प्रज्ञा जी, जो मंत्री बने हैं, मुझे लग रहा है मुँह पर झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री पहली बार देश ने देखे हैं। प्रज्ञा जी, आप हैरान रह जाएँगी कि जो जिन लोगों ने मंत्री पद की शपथें ली हैं, उनके पीछे भी जाँच एजेंसियाँ पड़ी हुई थी, जिनमें से एक मुस्लिम मंत्री हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। हुँ, म उनके मशरफ पीछे हसन तो शायद। कुछ, जी, जी, मैं नाम जो है उनका हुँ, नाम मशरफ अ, हसन। अशरफ हसन, हाँ। हाँ, हसन मुशरिफ। जी, जी, हाँ, हसन जी। मुशरिफ, उनके खिलाफ तो ईडी ने अभी हुँ, कुछ ही दिन पहले प्रज्ञा जी केस दर्ज किया है, शुगर फैक्ट्री हुँ, पर उनके छापे मारे हैं, और हुँ, जेल जाने की जगह, भाई नसीब देखिए उनका, कि आप जेल जाने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी कार्रवाई की दे रहे हैं, लेकिन व्यक्ति हुँ, जेल जाने की जगह राजभवन जा रहा है।
तो ऐसे चक्की ऐसे पीसने ऐसे की घोटाले जगह तो लोग ऐसे घोटाले चक्की तो लोग पीसने की करना जगह चाहेंगे, हलवा खा ऐसा रहा है, तो भ्रष्टाचार। ऐसी किस्मत तो सबकी सबकी होनी चाहिए। तो भरत जी ऐसा भ्रष्टाचार तो और कोई करना चाहेगा, मुझे लग रहा है जितने जितने राजनीतिक पार्टियां हैं सब ऐसा भ्रष्टाचार करने लगेंगी जब उनको हलवाई मिलने वाला है, ऐसा ही ये घोटाला देखिए, करती अब तो ये रहेंगी। देख के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का की खुला ऑफर है कि हम आपको पहले ईडी से चेताएंगे, उसके बाद आप अगर समझ जाएं तो समझ जाएं, भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी तो में फिर प्रज्ञा जी लड़ाई सबको किससे आ जाना होगी? चाहिए। तो फिर सबको लड़ाई भारतीय कैसे जनता होगी? फिर लोकतंत्र कहां जाएगा बताइए? प्रधानमंत्री ईडी का नरेंद्र मोदी सीबीआई इसी को का लोकतंत्र कहते हैं कि हमारा देश बहुत सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक देश है, और ये बात सच भी है। लेकिन जो बातें कही गई है विदेश में, वो अगर अपने देश में कितनी लागू हो रही है और वही लोग लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जब ये देखा जाएगा, तो जब सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी तो फिर तो हिटलरशाही हो जाएगी ना, कोई डर नहीं रहेगा, कोई शिका शिकवा ही नहीं है। प्रज्ञा जी, आपकी अपनी तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्या है कि हम तो चाहते हैं कि सब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले, तो इससे भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार को, प्रधानमंत्री जी को देश के लिए कुछ करने और सोचने का मौका मिलेगा। सब भारतीय जनता पार्टी सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो ईडी, सीबीआई, ये एजेंसियां, इन पर जो इतना पैसा लग रहा है, बर्बाद हो रहा है, सबकी सैलरियां जा रही, तो वो जाना रुकेंगे। विपक्ष के नेताओं को दौड़ा रहे हैं, उनका कुछ काम कम हो जाएगा, बेचारे कुछ सही दिशा में काम कर पाएंगे। तो अब अगर सारे नेताओं को अब चाहिए कि भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी में ही चले जाएं, जिससे देश का विकास हो सके, जिससे देश आगे बढ़ सके प्रज्ञा जी। और आज की तारीख में अगर आप देखेंगी, अगर लिस्ट निकाल के बैठ जाएंगी, तो कितने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी की जांच चल रही है, आपको समझ में आ जाएगा। और कितने विपक्ष के लोगों के खिलाफ चल रही है, कितने सत्ता पक्ष के लोगों के खिलाफ चल रही है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया भरत जी समय देने के लिए। तो आज देश का ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री की बात का कोई मतलब नहीं है? क्या प्रधानमंत्री अपनी बात पर खड़े नहीं रहते हैं? क्या प्रधानमंत्री जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बताते हैं उन लोगों के साथ गठबंधन करके उन लोगों को अपनी पार्टी, अपने राज्य में उप मुख्यमंत्री बना करके क्या जनता का विश्वास कायम रख पाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं, तमाम सवाल है, लेकिन अजीत पवार के जाने से बहुत बड़ा झटका तो लगा है। शरद पवार की पार्टी दो फाड़ हो गई। अब आगे क्या होगा समय समय पर पता चलता रहेगा। आज आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाम 7 बजे हमारी रेगुलर डिबेट जरूर होती है, उसको देखना ना भूलिएगा। और नमस्कार, जय हिंद।